दोस्तों, झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आपको याद ही होगा। आज की ये कहानी उन्हीं के बेटे दामोदर राव, जिसका असली नाम आनंद राव था, उसके बारे में। रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने युद्ध में दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर युद्ध लड़ा था। कई चित्रों में यह दिखाया गया है कि झांसी की रानी घोड़े पर बैठकर लड़ाई कर रही है और दामोदर राव उनकी पीठ पर बंधा हुआ है। लेकिन झांसी की रानी 1857 की क्रांति में वीरगति को प्राप्त हुई थी। उनकी वीरगति को प्राप्त होने के उपरांत दामोदर राव का क्या हुआ, इस बारे में अधिक प्रकाश नहीं डाला गया। दामोदर राव कोई कहानी का किरदार भर नहीं था। 1857 के विद्रोह में उसकी मां वीरगति को प्राप्त हुई थी तथा वो इस कहानी को जीने वाला एक महत्वपूर्ण राजकुमार था। उसने उसी गुलाम भारत में जिंदगी काटी। आजादी पाने के बाद दामोदर राव को भुला दिया गया, लेकिन उसकी मां के नाम की कस्में खाई जा रही हैं। अंग्रेजों ने दामोदर राव को कभी झांसी का वारिस नहीं माना था, तो उसे सरकारी दस्तावेजों में भी कोई जगह नहीं मिली। ज्यादातर हिंदुस्तानियों ने सुभद्रा कुमारी चौहान के कुछ अलंकारिक वर्णन को इतिहास मानकर स्त्री कर दी। 1959 में छपी Y.N. केलकर की मराठी किताब इतिहासाक्ष शैली यानी इतिहास की सैर में दामोदर राव का इकलौता वर्णन छपा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद दामोदर राव ने एक तरह से अभिशप्त जीवन जिया। उनकी इस बदहाली के जिम्मेदार सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, हिंदुस्तान के लोग भी बराबरी से थे। आइए दामोदर राव की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दामोदर राव का जन्म 15 नवंबर 1849 को नेवलकर राज परिवार की एक शाखा में हुआ था। ज्योतिष ने राजकुमार को बताया था कि वह बड़ा होकर राजा बनेगा। ये बातें जिंदगी में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सच होती गई। 3 साल की उम्र में महाराज ने राजकुमार आनंद राव को गोद ले लिया। गोद लेने की औपचारिक स्वीकृति आने से पहले ही पिताजी नहीं रहे। रानी लक्ष्मीबाई ने कलकत्ता में लॉर्ड डलहौजी को संदेश भेजा कि आनंद राव को ही वारिस मान लिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। डलहौजी ने आदेश दिया कि झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। मां साहेब को 5000 सालाना पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही महाराज की सारी संपत्तियां भी मां साहेब के पास रहेंगी। मां साहेब के बाद मेरा पूरा हक उनके खजाने पर होगा, मगर मुझे झांसी का राज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अंग्रेजों के जमाने में पिताजी के 7 लाख रुपए भी जमा थे। अंग्रेजों ने कहा कि मेरे बालिग होने पर वो पैसा मुझे दे दिया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की लड़ाई में शहीद हो गई। मेरे सेवक रामचंद्र राव देशमुख और काशीबाई और बाकी लोगों ने बाद में मुझे बताया कि मां ने मुझे पूरी लड़ाई में अपनी पीठ पर बैठा रखा। मुझे खुद ये ठीक से याद नहीं। इस लड़ाई के बाद हमारे कुल 60 विश्वासपात्र जिंदा बच पाए, जिन्हें नारा रिसालेदार, गणपत राव, रघुनाथ सिंह, नन्हे खान, रामचंद्र राव देशमुख ने मेरी जिम्मेदारी उठाई। 22 घोड़े और 60 ऊंटों के साथ बुंदेलखंड के चंदेरी की ओर चल पड़े। हमारे पास खाने, पकाने और रहने के लिए कुछ भी नहीं। किसी भी गांव में हमें शरण नहीं मिली। मई जून की गर्मी में हम पेड़ों तले खुले आसमान के नीचे रात बिताते। शुक्र था कि जंगल के फलों के चलते कभी भूखे सोने की नौबत। दरअसल दिक्कत बारिश शुरू होने के साथ शुरू हुई। घने जंगल में तेज मानसून में रहना असंभव हो गया।
इसी तरह एक गांव के मुखिया ने हमें खाना देने की बात मांगी। रघुनाथ राव की सलाह पर हम 10-10 की टुकड़ियों में बट कर रहे थे। मुखिया ने 1 महीने के राशन और ब्रिटिश सेना को खबर ना करने की कीमत 500 रुपए, 9 घोड़े और 4 ऊंट थे। हम जिस जगह पर रहे वो किसी झरने के पास थी और देखते ही देखते 2 साल निकल गए। ग्वालियर छोड़ते समय हमारे पास 60,000 रुपए थे जो अब पूरी तरह खत्म हो गए। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि सबको लगा मैं नहीं बचूंगा। मेरे लोग मुखिया से गिड़गिड़ाए कि वो किसी वैद्य का इंतजाम करे। मेरा इलाज तो हो गया मगर हमें बिना पैसे के वहां रहने की इजाजत नहीं। मेरे लोगों ने मुखिया को 200 रुपए दिए और जानवर वापस मांगे। उसने हमें सिर्फ 3 घोड़े वापस दिए। वहां से चलने के बाद हम 24 लोग साथ। ग्वालियर के सिकरी में गांव वालों ने हमें बागी के तौर पर पहचान लिया। वहां 3 दिन उन्होंने हमें बंद रखा। 1.5 सिपाहियों के साथ झालर पाटन के पॉलिटिकल एजेंट के पास भेज दिया। मेरे लोगों ने मुझे पैदल नहीं चलने दिया। वो एक एक करके मुझे अपनी पीठ पर बैठाते थे। हमारे ज्यादातर लोगों को पागल खाने में डाल दिया। रानी लक्ष्मीबाई के रिसालेदार नन्हे खान ने पॉलिटिकल एजेंट से बात की। उन्होंने मिनिस्टर फ्लिंग से कहा कि झांसी रानी साहिबा का बच्चा अभी 9-10 साल। रानी साहिबा के बाद उसे जंगलों में जानवरों जैसी जिंदगी काटनी। बच्चे से तो सरकार का कोई नुकसान नहीं, इसे छोड़ दिया जाए। पूरा मुल्क आपको दुआएं देगा। फ्लिंग एक दयालु आदमी थे। उन्होंने सरकार से सरकारी पैरवी की। वहां से हम अपने विश्वस्तों के साथ इंदौर के कर्नल सर रिचर्ड शेक्सपियर से मिलने निकल गए। हमारे पास अब कोई पैसा बाकी नहीं। सफर का खर्च और खाने के जुगाड़ के लिए माँ साहेब के 32 तोले के दो तोड़े हमें देने पड़े। माँ साहेब ने जुड़ी वही एक आखिरी चीज। इसके बाद 5 मई 1960 को दामोदर राव को इंदौर में 10,000 सालाना की पेंशन अंग्रेजों ने बांध दी। उन्हें सिर्फ 7 लोगों को अपने साथ रखने की इजाजत मिली। ब्रिटिश सरकार ने 7 लाख रुपए देने से भी कहा। दामोदर राव के असली पिता की दूसरी पत्नी ने उनको बड़ा किया। 1879 में उनके एक लड़का लक्ष्मण राव हुआ। दामोदर राव के दिन बहुत गरीबी और गुमनामी हुई। इसके बाद भी अंग्रेज उन पर कड़ी निगरानी। दामोदर राव के साथ उनके बेटे लक्ष्मण राव को भी इंदौर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। इनके परिवार वाले आज भी इंदौर में झांसी वाले सरनेम के साथ रहते। रानी के एक सौतेला भाई चिंतामन राव तांबे भी था। तांबे परिवार इस समय पूना में रहता। झांसी के रानी की वंशज इंदौर के अलावा देश के कुछ अन्य भागों में रहती हैं। वे अपने नाम के साथ झांसी वाले लिखा करते। जब दामोदर राव नेवालकर 5 मई 1860 को इंदौर पहुंचे तब इंदौर में रहते हुए उनकी चाची जो दामोदर राव की असली माँ थी, बड़े होने पर दामोदर राव का विवाह करवा देती है। लेकिन कुछ ही समय बाद दामोदर राव की पहली पत्नी का देहांत हो जाता। दामोदर राव की दूसरी शादी से लक्ष्मण राव का जन्म हुआ। दामोदर राव का उदासीन तथा कठिनाई भरा जीवन 28 मई 1906 को इंदौर में समाप्त हुआ। अगली पीढ़ी में लक्ष्मण राव के बेटे कृष्ण और चंद्रकांत राव हुए। कृष्ण राव के 2 पुत्र मनोहर राव, अरुण राव तथा चंद्रकांत के 3 पुत्र अक्षय चंद्रकांत राव, अतुल चंद्रकांत राव और शांति प्रमोद चंद्रकांत राव हुए। दामोदर राव चित्रकार थे। उन्होंने अपनी मां की याद में उनके कई चित्र बनाए जो झांसी परिवार की अमूल्य धरोहर। उनके वंशज श्री लक्ष्मण राव तथा कृष्ण राव इंदौर न्यायालय में टाइपिस्ट का कार्य करते हैं। अरुण राव मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से बतौर जूनियर इंजीनियर 2002 में सेवानिवृत्त हुए। उनका बेटा योगेश राव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वंशजों में प्रपौत्र अरुण राव झांसी वाला, उनकी धर्मपत्नी वैशाली, बेटे योगेश व बहू प्रीति का धनवंतरी नगर इंदौर में सामान्य नागरिक की तरह मध्यम वर्ग परिवार है। दोस्तों, आनंद राव की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
1857 की क्रांति की मुख्य नायिका रानी लक्ष्मीबाई के वंशज आज भी गुमनामी में है। दोस्तों, ऐसी और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब